आज पूरी दुनिया में एक अजीब और काफी गहरा तनाव चल रहा है। एक तरफ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आग की तरह हर सेक्टर में फैल रहा है और दूसरी तरफ है इंसानी नौकरियों को बचाने की जद्दोजहद। ये सिर्फ किसी एक टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे समाज, कानून और पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद का सवाल है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी तनाव की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ कानूनी ढांचे इस एआई वाले तूफान के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए जरा 2026 की शुरुआत के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में एक झटके में 78,000 से ज्यादा लोगों की छटनी कर दी गई। और हैरत की बात क्या है, इनमें से लगभग आधी छटनियां सीधे तौर पर एआई और ऑटोमेशन की वजह से हुई हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसने दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सच में एल्गोरिदम इंसान की जगह ले सकता है और क्या हमारा कानून इसे रोक सकता है। आज हम चीन के उभरते हुए कानूनी दृष्टिकोण पर बात करेंगे, जो साफ कहता है कि मुनाफा बढ़ाने के लिए एआई के नाम पर इंसानों को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो आज के इस विश्लेषण का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐतिहासिक एआई फैसलों से, फिर वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों की नई परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद सामाजिक स्थिरता का विरोधाभास, एक स्पष्ट वैश्विक अंतर और आखिर में कॉर्पोरेट एआई के भविष्य पर चर्चा करेंगे। खंड 1, ऐतिहासिक एआई फैसले। एआई विस्थापन संकट का मानवीकरण। चलिए अब इस विषय की गहराई में चलते हैं और इन बड़े बड़े कानूनी सिद्धांतों को कुछ असल जिंदगी की कहानियों से जोड़कर देखते हैं। हांगझो प्रेसिडेंट के इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिएगा। ये कहानी है ज़ो की, जो एक क्वालिटी एश्योरेंस सुपरवाइजर थे। उनका काम था लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स के आउटपुट को चेक करना ताकि वे सुरक्षित और सटीक रहें। लेकिन कंपनी ने कहा कि एआई मॉडल अब एडवांस हो गया है और उन्होंने ज़ो की सैलरी 40% घटाकर उन्हें एक निचले स्तर का काम थमा दिया। कंपनी ने कानून की भाषा में इसे ऑब्जेक्टिव चेंज यानी वस्तुनिष्ठ परिवर्तन कहकर बचना चाहा, पर अदालत ने क्या किया? अदालत ने इस दलील को बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि एआई को अपनाना एक बिजनेस चॉइस है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं। इस ऐतिहासिक फैसले में ज़ो को 3,11,695 युआन का बड़ा मुआवजा मिला और ये साबित हो गया कि एआई की निगरानी के लिए इंसानी दिमाग आज भी कानूनी रूप से संरक्षित है। और ये बात तकनीकी वास्तविकता को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। असल में बात ये है कि चाहे हम एलएलएम एज अ जज जैसे कितने ही एडवांस्ड सिस्टम बना लें, जो दूसरे एआई को जज करते हैं, उन्हें आज भी सेफ्टी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए इंसानी समझ, सांस्कृतिक संदर्भ और मेटा इवैल्यूएशन की सख्त ज़रूरत पड़ती ही है। मशीन अभी तक इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हुई है कि उसे इंसान की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी से जुड़ा एक और काफी दिलचस्प मामला बीजिंग से सामने आया। लियू, जो 2009 से मैप डेटा कलेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें 2024 में एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड एआई सिस्टम लाकर हटा दिया गया। लेकिन यहाँ आर्बिट्रेशन पैनल ने एक नया और मजबूत सिद्धांत सामने रखा, जोखिम स्थानांतरण विरोधी यानी एंटी रिस्क शिफ्टिंग सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कंपनी एआई से मिलने वाले मुनाफे और एफिशिएंसी का मजा ले रही है, तो उस तकनीक की वजह से जो एम्प्लॉय बेरोजगार हो रहा है, उसकी आर्थिक मार सिर्फ वो अकेला क्यों सहे। कंपनी को इस बदलाव का वित्तीय जोखिम भी खुद उठाना होगा। खंड 2, वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों को फिर से परिभाषित करना, श्रम अनुबंध कानून में बदलाव। अब हम उन लीगल मैकेनिज्म्स की तरफ मुड़ते हैं जो इन अहम फैसलों को चला रहे हैं, खासकर चीन के श्रम अनुबंध कानून के अनुच्छेद 40 धारा 3 में जो गहरा बदलाव आया है। पूरा खेल कहाँ बदल रहा है उसे देखिए। पहले के हिसाब से वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों का मतलब होता था कोई बाहरी और बेकाबू घटना, जैसे भूकंप आ जाना या नेचुरल डिजास्टर, जिसकी वजह से काम करना सच में असंभव हो जाए। लेकिन अदालतों ने अब साफ कर दिया है कि नए एआई युग में ये व्याख्या नहीं चलेगी। एआई लाना कंपनी की अपनी रणनीति और अपनी चॉइस है। अगर किसी नई तकनीक के आने से किसी का काम फालतू या रिडंडेंट हो जाता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस अनुबंध को पूरा करना असंभव हो गया है। ये कानूनी नजरिए से एक बहुत बड़ा अंतर है। खंड 3, सामाजिक स्थिरता का विरोधाभास, राज्य के आदेश बनाम श्रम सुरक्षा। चलिए अब इस पूरे मुद्दे को थोड़े व्यापक आर्थिक स्तर पर समझते हैं। आखिर न्यायपालिका इतनी तेजी से तकनीकी क्षेत्र के लिए एक शॉक अब्जॉर्बर का काम क्यों कर रही है?
जरा इस 15.3% के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 2026 की शुरुआत में शहरी युवाओं की बेरोजगारी दर यहां तक पहुंच गई थी और कुछ महीनों में तो ये 18% का मार्क भी क्रॉस कर गई थी। अब ये समझना जरूरी है कि राज्य का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा परफॉर्मेंस लेजिटिमेसी पर टिका है, यानी आर्थिक विकास के बदले सामाजिक शांति। अगर एआई के कारण एक बहुत बड़ा और हाईली स्किल्ड वर्ग बेरोजगार होकर सड़क पर आ जाए तो सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। असल दुनिया में इसके उदाहरण बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। वुहान में पूरी तरह से ऑटोमेटेड टैक्सी सेवाओं के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए। नतीजा क्या हुआ? सरकार को तुरंत इनके विस्तार पर रोक लगानी पड़ी। डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के ऑटोनॉमस रोबोट्स पर भी ऐसी ही सीमाएं थोपी गई। ये कदम बताते हैं कि जब बात सामाजिक शांति और असंतोष को रोकने की आती है, तो इनोवेशन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई जाएगी। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स पैदा होता है। एक तरफ तो एआई प्लस पहल के तहत 2030 तक 90% व्यापक एआई एकीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है, यानी राज्य खुद चाहता है कि हर जगह एआई आए। लेकिन दूसरी तरफ कानूनी रूप से कंपनियों से श्रम लागत घटाने का वो मुख्य बहाना ही छीना जा रहा है जिसके लिए वो एआई लाते हैं। इसका समाधान निकालने के लिए एआई प्लस रोजगार ढांचा लाया जा रहा है, ताकि एआई सिर्फ नौकरियां खाए नहीं बल्कि इनोवेशन भी हो, पर लोगों की कीमत पर नहीं। खंड 4, एक स्पष्ट वैश्विक अंतर। प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं ऑटोमेशन को कैसे देखती हैं? अब अपने विश्लेषण के दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेते हैं कि बाकी की दुनिया इसी तकनीक को कैसे हैंडल कर रही है। अगर हम इन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करें तो दृष्टिकोण का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। अमेरिका पूरी तरह से एट विल रोजगार पर निर्भर है, जहां अगर एआई आ गया और कंपनी को लगता है आपकी जरूरत नहीं है, तो वो छटनी करने के लिए काफी हद तक स्वतंत्र हैं। वहां इनोवेशन और कॉर्पोरेट फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस है। वहीं चीन में अनिवार्य रीट्रेनिंग है और फोकस सामाजिक स्थिरता पर है। और यूरोप का नजरिया इन दोनों से काफी अलग है। अब यूरोपीय संघ के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उनका 2026 ईयू एआई एक्ट इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि जॉब बचेगी या जाएगी। उनका पूरा फोकस प्रक्रिया पर है। एआई कितना सुरक्षित है, कितना पारदर्शी है और उसमें कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है। वे इस बात पर ज्यादा केंद्रित हैं कि एआई का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, ना कि इस बात पर कि क्या एआई इंसान को रिप्लेस कर रहा है। खंड 5, कॉर्पोरेट एआई का भविष्य, बुद्धिमान युग के लिए एचआर को अपनाना। इस सख्त कानूनी माहौल को देखते हुए कॉर्पोरेट जगत भी चुप नहीं बैठा है। आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कंपनियां अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजीज को कैसे बदल रही हैं। इस नए उभरते हुए कॉर्पोरेट ट्रेंड को समझिए, जिसे स्किल डिस्टिलेशन कहा जाता है। कंपनियां अब क्या कर रही हैं कि अपने सबसे अनुभवी कर्मचारियों के सोचने के तरीके, उनके निर्णय लेने के पैटर्न और वर्कफ्लो को रिकॉर्ड कर रही हैं, ताकि वे अपने एआई मॉडल्स को बिल्कुल वैसे ही काम करने के लिए ट्रेन कर सकें। आसान भाषा में कहें तो पारंपरिक भूमिकाओं के खत्म होने से पहले कर्मचारी के दिमाग और उसके काम करने के तरीके का एक डिजिटल जुड़वा, ये डिजिटल ट्विन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहीं पर डेटा प्राइवेसी और कानूनी लाल लकीरें खिंच जाती हैं। जैसा कि इस कोटेशन में साफ किया गया है, एक भारी शक्ति असंतुलन है। एक कंपनी आपके काम के फाइनल प्रोडक्ट की मालिक हो सकती है, पर आपकी आवाज़, आपके एक्सप्रेशंस और आपके सोचने के तरीके जैसे संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा की वो मालिक नहीं है। अपने ही विस्थापन का कारण बनने वाले डेटा को कर्मचारियों से निकालना भारी कानूनी और नैतिक सवाल खड़े कर रहा है। इन कानूनी चुनौतियों के बीच एचआर विभागों के सामने अब रोजगार प्रथम नियम के हिसाब से ढलने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, जो कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए नई स्किल्स सीखने का रास्ता अनिवार्य रूप से बनाना। दूसरा, अगर उन्हें किसी और काम में शिफ्ट किया जाए तो उन्हें उचित और आनुपातिक मुआवजा देना। और तीसरा, किसी भी बड़े एआई डिप्लॉयमेंट से पहले एक प्रॉपर असेसमेंट करना कि इससे रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। तो अब इन सबका निचोड़ क्या है? आगामी 15वीं पंचवर्षीय योजना का ब्लूप्रिंट बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें एआई को एक जॉब किलर के बजाय सख्ती से एक जॉब क्रिएटर के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इस बदलाव को स्मूथ बनाने के लिए सैंडबॉक्स रेगुलेशंस, टैक्स छूट और सब्सिडी दी जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि राज्य अब सिर्फ नियमों का निर्माता नहीं रहा,
बल्कि वो इंसान और मशीन के बीच के इस महासंक्रमण का मुख्य मैनेजर बन गया है। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। इन सभी नए कानूनों, रणनीतियों और नीतियों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या राज्य द्वारा एआई और रोजगार के बीच बिठाया जा रहा यह संतुलन मानवीय गरिमा को बचाते हुए एक लचीला समाज बनाएगा? या फिर क्या ये सख्त नजरिया अंततः एल्गोरिदम के इस युग में वैश्विक नवाचार के दौर को ही धीमा कर देगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो गहरे विचार की मांग करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।